ये जो अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, ये रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है? और जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुलक एवं रेशे हैं। बहुलक रेशे में ये नहीं समझिएगा कि ये टॉपिक जो बहुलक एवं रेशा है तो सवाल नहीं, सवाल इसी से सबसे ज़्यादा आता है। जैसे आप सुने होंगे, एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, सेलुलोज़ का नाम सुने होंगे, नायलॉन का नाम सुने होंगे, हैं? तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जैसे रेशा है तो रेशा में जैसे रेशम हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर ज़रूर है और ये 100% मैं बोलूँगा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 20% ये क्वेश्चन आपको लड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब पॉलीमेयर नहीं है। बहुलक को पॉलीमेयर बोला जाता है। बस मैंने बोल दिए, अब जो लिखा है वही पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो याद रखना है, नायलॉन जो है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अब बहुलक की बात हो रही है, पॉलीमेयर की बात हो रही है, तो बहुलक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु जिसे माइक्रोमोलेक्यूल्स बोला जाता है। उच्च अनुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणु के परस्पर संयोजन से बनते हैं। तो ये जो बहुलक जो बनता है, ये उच्च अनुभार वाले बड़े अणु तो होते ही हैं, उसके साथ क्या होता है, सरल जो अणु होते हैं, ठीक है, वो परस्पर क्या करते हैं, संयोजन करते हैं और संयोजन करने से बनते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गए। और बात करते हैं सरल अणुओं के संयोजन की यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। तो सरल अणु की संयोजन की प्रक्रिया, मतलब संयोजन की यह प्रक्रिया ही आपको बहुलीकरण कहलाएगी। तो पॉलीमेयर जो हम पढ़ते हैं, अब करण लग गया तो पॉलीमेराइजेशन बोल देंगे, है ना? तो बहुलीकरण कहलाती है। ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गए, सेलुलोज हो गए, आदि जो हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं, मतलब पॉलीमेयर हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि पॉलीमेयर है क्या, आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि पॉलीमेयर के अंतर्गत आता कौन-कौन है। तो जैसे ऊन अगर ऑप्शन में रहे तो पॉलीमेयर के अंतर्गत, बहुलक के अंतर्गत आएगा। रेशम के अंतर्गत आएगा, मतलब रेशम जो है बहुलक के अंतर्गत आएगा। चमड़ा भी हमारा बहुलक के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक जो रबड़ होते हैं वो भी हमारा बहुलक के अंतर्गत आता है और सबसे बड़ी बात, सेलुलोज भी हमारा बहुलक का ही अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, नेचुरल पाया जाता है। और ये पाए जाने वाला क्या है, बहुलक है, तो बहुलक में ही पाया जाएगा। तो बहुलक का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, सेलुलोज टीका लगा के चलाइएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों की, मतलब सिंथेटिक पॉलीमेयर की बात करेंगे। मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक रूप से तो बहुलक जो आप पढ़े, ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब पढ़े, सेलुलोज पढ़े, अब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है बहुलक, मतलब मानव द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम संश्लेषित बहुलक भी कहते हैं, का भी निर्माण किया जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है, जो कि हम जानते हैं। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल दे कि भाई बताइए बहुलक जो कृत्रिम रूप से बनाया गया उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो हम बताएंगे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकलाइट और पीबीसी। ठीक है, पीबीसी, कृत्रिम रबड़, ये सब जो है आपका क्या है, संश्लेषित बहुलकों में आता है, मतलब कृत्रिम बहुलक में आता है, जिसे आप सिंथेटिक पॉलीमेयर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए? तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है पीवीसी जो आपसे पूछ रहा है, ये आपका कृत्रिम बहुलक है। प्लास्टिक जो है कृत्रिम बहुलक है। टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक जो है कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन जो है आपका कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन भी बहुलक है, लेकिन प्राकृतिक ना होकर नायलॉन। ऑप्शन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक पूछा है। पॉलीथीन, ठीक है, बैकेलाइट बोलते हैं। तो ये सब जो है हमारा क्या है, कृत्रिम रबड़। देखिए, एक प्राकृतिक रबड़ है, एक कृत्रिम रबड़ है, तो ध्यान रखना होगा आपको। दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए, 16 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 16 से 17 क्वेश्चन होगा। दूसरा प्रश्न है कि बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब बहुलक जो है उसकी विशेषता की बात हो रही है, जैसे कि बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसे मैंने पूर्ण किया, बताइए। तो इसका जो है
न चिपकने वाली सतह पर, बताइए। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? हमारा एक बहुलक है। अब आप ऊपर जस्ट पढ़ें, टेफ्लॉन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है या कृत्रिम बहुलक है? ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये हम अभी जस्ट ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। ध्यान से सुनिए, क्या है? पी, टी, एफ और सॉरी ई, है ना? तो पी, टी, एफ, ई है। तो पी से हो गया पॉली, टी से हो गया ट्रेटा, एफ से हो गया फ्लूरो। फ्लूरो बोलिए, ठीक है? तो पी से हो गया पॉली, टी से हो गया ट्रेटा और एफ से हो गया फ्लोरो और ई से हो गया एथिलीन। तो ये आपसे पूछता है कि पी टी एफ ई का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आप बताइएगा। अगर विज्ञान में पूछेगा तो आपको बताना है पॉली ट्रेटा फ्लोरो एथिलीन, है ना? और ये क्या है समानता? मतलब पी टी एफ ई को समानता टेफ्लॉन नाम से भी जाना जाता है। तो टेफ्लॉन का दूसरा नाम बताइएगा, पॉलीट्रेटा फ्लोरो एथिलीन बता देना है। चाहे आपसे हो सकता है पी टी एफ ई बोल दे, आप पूछ दे ये क्या है, तो टेफ्लॉन का नाम है, टेफ्लॉन का दूसरा नाम है, ये बोल देना है, ठीक है? तो टेफ्लॉन को ही बोला जाता है, ये बोलना है, दूसरा नाम कहने का मतलब यही हुआ। जो एक संश्लेषित बहुलक है, संश्लेषित बहुलक समझ गए होंगे। संश्लेषित बहुलक मतलब सिंथेटिक क्या है? पॉलीमर, है ना? पॉलीमर मतलब कहने का मतलब है कि कृत्रिम। तो टेफ्लॉन क्या हो गया? कृत्रिम बहुलक हो गया, क्योंकि संश्लेषित कहिए या कृत्रिम कहिए। तो अब भूलिएगा नहीं, यही सवाल मैंने पूछा भी था आपसे। मतलब आगे चलते हैं। यह अत्यंत कठोर, चिकना और गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है। मतलब टेफ्लॉन के बारे में बताया जा रहा है कि सोचिए, टेफ्लॉन का कल्पना आप कीजिए। कल्पना करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यह बहुत ही अत्यंत कठोर है। हम नहीं जान रहे तो पढ़ रहे हैं तो हम इमेज बनाएंगे, अत्यंत बहुत कठोर का मतलब कठोर है टेफ्लॉन। चिकना है, बहुत चिकना है, कठोर के साथ साथ चिकना है, ठीक है? चिकना है टेफ्लॉन। और ऊपर से गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, मतलब इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, रिएक्ट कुछ नहीं करेगा, नॉन रिएक्ट बोलिए, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो इसके किसके बारे में इतनी बातें कही गई? टेफ्लॉन की बारे में बात की गई, जिस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन ऐसा है जिसपे ना ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा, ना अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, ना क्षार का प्रभाव पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता है? टेफ्लॉन पे नहीं पड़ता है। अगर ये सवाल आएगा तो क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं करिएगा। इसलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। मतलब ना इस पे अम्ल का प्रभाव है, ना क्षार का प्रभाव है, ना ऊष्मा का प्रभाव है टेफ्लॉन पर। तो इसलिए इसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। विभिन्न रूपों में किया जाता है तो वो तो ठीक है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ना चिपकने वाले बर्तन, मतलब नॉन स्टिक, मतलब ना चिपकने वाले बर्तन नॉन स्टिक बनाने में किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए बना बर्तन होता और मान लीजिए चिपक जाता, तो बर्तन तो एक ही जगह रह जाते, इधर से उधर तो नहीं होता, जमीन पे कहीं रख के चिपक जाता, है ना? तो ना चिपकने वाले बर्तन बनाए जाते हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेफ्लॉन का। क्यों? क्योंकि ना इसमें अम्ल का, ना क्षार का, ना ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं संक्षारक रसायनों के क्या है कंटेनर बनाने में या स्नेहक के रूप में होता है। तीसरा प्रश्न है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बताइए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होगा, मतलब कौन सा बहुलक का इस्तेमाल होगा बुलेट प्रूफ कांच अगर बनाना है तो हम करेंगे पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग करते हैं। पॉलीकार्बोनेट से ही बनाया जाता है बुलेट प्रूफ कांच। ये सवाल आपसे पूछता है ना? क्या करता है? सवाल पूछता है। अब पूछता है तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या लेते हैं तो सुनिए। पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। तो पॉलीकार्बोनेट जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है, मतलब बहुलक का एक समूह है। यह एक क्या है? कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है। कौन? पॉलीकार्बोनेट क्या है? एक कठोर तो है ही और पारदर्शी प्लास्टिक है, मतलब आप आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी है। तो हाँ भाई, अब क्रिया करके ही पाएगा। तो कैसे?
तो देखिए जो बिस्फेनाल ए करके एक होता है, क्या होता है, इसे हम बिस्फेनाल बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बीपीए बोलते हैं। तथा एक और होता है फोस्जीन, ठीक है, फोस्जीन की अवक्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स प्राप्त किए जाते हैं। अब तो यहाँ पे जो आप पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पढ़े, पॉलीमर, ये याद रखिएगा, या हो सकता है ऑप्शन में दे दे पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक दे दे, या हो सकता है लेमिनेटेड कांच दे दे। तो ये तीनों हमारा क्या है, बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए ही कहा जाता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट्स का ही नाम है ये सब, ये बोल दीजिएगा। तो पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक और लेमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है, किस लिए? तो बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, चौथा प्रश्न है कि एक प्राकृतिक बहुलक है, मतलब पॉलीमेर है। तो एक प्राकृतिक बहुलक है तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सेलुलोज, बी बता देंगे। तो एक प्राकृतिक बहुलक, देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था। तो ऊन जो है हमारा प्राकृतिक है, रेशम जो है हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक रबड़ हमारा प्राकृतिक है, सेलुलोज हमारा प्राकृतिक बहुलक है मतलब। तो ये इसमें नायलॉन जो है हमारा क्या है, संश्लेषित बहुलक है, मतलब कृत्रिम बहुलक है। बैकलाइट जो है हम पढ़े थे। अब पीवीसी जो शॉर्ट में पढ़े थे हम लोग, तो पीवीसी ये सब जो है हमारा प्राकृतिक नहीं होके हमारा ये कृत्रिम है, संश्लेषित है। देखिए सेलुलोज हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया। हाँ, कृत्रिम रबड़ होता तो आपका संश्लेषित में चला जाता, लेकिन हमारा प्राकृतिक रबड़ भी आपका आता है, सेलुलोज, ये सब जो है प्राकृतिक बहुलक में आता है। अब चलिए इसमें हम जानते हैं। तो देखिए मैंने बोला था सेलुलोज हो गया, लकड़ी तक भी आपका प्राकृतिक है, रेशम हो गया, त्वचा हो गया, रबड़ हो गया, आदि जो है प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, मतलब पॉलीमेर है। जबकि बैकेलाइट, पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तोड़ के मैं बोलता हूँ जानबूझ के क्योंकि आप सुनिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पूरा नाम याद रखिएगा। एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक है, मतलब संश्लेषित बहुलक है ना। चलिए देखिए मैंने बोला था ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये 5वां क्वेश्चन देखिए आपका हूबहू पूछ दिया। पीवीसी क्या है? पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी जो है किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, विनाइल क्लोराइड द्वारा किया जाता है। मतलब देखिए पॉलीविनाइल पूरा नाम है इसका, ठीक है। पीवीसी का सूत्र क्या है? पॉली, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड, जिसमें से पी को हटाइए अब विनाइल क्लोराइड लगाइए, तभी तो इसके साथ करेगा बहुलीकरण, तभी तो प्राप्त होगा पीवीसी, है ना। ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दे दिया है पूरा पीवीसी, मतलब जिसे पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में। पी से होता है पॉली, वी से होता है विनाइल और सी से होता है क्लोराइड। बोलिएगा नहीं, एक क्या है? कृत्रिम बहुलक है। तो आपसे पूछेगा, हो सकता है कृत्रिम बहुलक की जगह पे संश्लेषित बहुलक दे दे, हो सकता है सिंथेटिक बहुलक दे दे, मतलब पॉलीमेर दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त करते हैं? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड है तो इसका सूत्र जरूर होगा, आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सूत्र तो जरूर होगा। तो C2HCCl होगा, मतलब CH3Cl होगा, ये विनाइल क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब विनाइल क्लोराइड की बात हो रही है, मतलब पीवीसी की बात हो रही है, तो यह विद्युत का कुचालक, जल प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। तो ये हमारा पीवीसी जो है बहुत ही पावरफुल लगता है, जैसे ही सुन के नहीं लग रहा पीवीसी का है। पीवीसी मतलब विद्युत का कुचालक होगा, नन कंडक्टर है, मतलब कुचालक है, जैसे कुछ नहीं होगा, कुचालक है। जल प्रतिरोधी है, जल का प्रतिरोधी है, ये अत्यंत शक्तिशाली बहुलक भी है। अत्यंत है तभी तो ये मतलब कुचालक है, ये है ना, है। इसका उपयोग जो है पाइप बनाने में, एकदम सही बात है, जल को रोकने का काम भी तो कर रहा है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? विरोध करके रोकना, तुम्हें हम पार नहीं होने देंगे। तो पाइप बनेगा तभी तो पानी पानी के अंदर से ही जाएगा, बाहर नहीं आने देगा जब तक पाइप फट ना जाए। विद्युत, एकदम विद्युत को बचाता है भाई,
अब इसको अगर आप पहने हुए हैं, मान लीजिए ग्लव्स के रूप में हम बना लें, आप पहने हुए तो आप बिजली को पकड़े नहीं काट मारेगा। केबल में हम इस्तेमाल करते हैं, विद्युत केबल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसे पूरा है ये विद्युत केबल। जलरोधी वस्तुएं, खिलौने आदि के निर्माण में किए जाते हैं। तो देखिए वाटर प्रूफ के रूप में, मतलब जलरोधी, जल को रोकने के लिए काम करते हैं हम लोग इसको, पीवीसी को विद्युत केबल बनाने में करते हैं, पाइप बनाने में करते हैं, वस्तुएं बनाने में करते हैं, खिलौना बनाने में करते हैं। ये सब निर्माण करते हैं हम लोग पीवीसी से। तो पीवीसी से बोलेगा क्या क्या निर्माण किए भाई, तो हम विद्युत केबल निर्माण कर सकते हैं, जलरोधी निर्माण कर सकते हैं, वस्तुएं बना सकते हैं और खिलौने बना सकते हैं। चलिए, जलरोधी वस्तुएं हो गया एक साथ, वस्तु में तो सब वस्तु में जो आपको जल को रोकता हो, विद्युत से बचाता हो, वो उस तरह का बनाया जाता है। देखिए छठा प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, छठा प्रश्न है कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। और सैनिकों के लिए तो बुलेट प्रूफ अवश्य है, कोई भी जो है गोली आके मार देगा तो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलेट प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, एमाइड का प्रयोग करते हैं, पॉलीएमाइड। अब देखिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में क्या क्या, मतलब किस विधि से बनाया जाता है, किस बहुलक का प्रयोग करते हैं, तो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग करते हैं, पॉली पैराफेनिलीन का प्रयोग करते हैं, टेरे पथेलेमाइड का प्रयोग करते हैं, पथेलेमाइड का प्रयोग करते हैं, लेमाइड है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके निर्माण से मतलब ये सब जो है बहुलक हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। इसी बहुलक के प्रयोग से बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट। अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है तो सुनिए, यह एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर मतलब हो गया कि आपका कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसका सामान्य नाम जो है केवलार है। क्या है, केवलार है, ठीक है, केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैकेट बनाने के लिए तो आप इतने सारे जो है बहुलक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बुलेट प्रूफ खिड़की बनाइएगा, मान लीजिए बनाया जाता है बड़े बड़े मंत्रियों को बचाने के लिए, बड़े बड़े मतलब जो है आतंकियों से बचाने के लिए, तो बुलेट प्रूफ मान लीजिए खिड़की बनाएगा, तो वो बनाया जाता है खिड़की जो है ना, उसमें पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं, इसमें पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न सुनिए, सातवां प्रश्न है किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो किसका उपयोग जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। अब देखिए पॉलीथीन के लिए हमको एथिलीन का प्रयोग करेंगे, एथिलीन का उपयोग करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे, ठीक है, संश्लेषण में किया जाता है। अब बात करते हैं तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है, एकदम बहुलीकरण द्वारा ही बनाया जाएगा, किसके, एथिलीन के बहुलीकरण, एथिलीन के साथ जब बहुलीकरण होगा तभी तो पॉलीथीन का निर्माण होगा। आगे बात करते हैं, पॉलीथीन जो है विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है, नन कंडक्टर है, नम्य व जल प्रतिरोधी होता है। देखिए जैसे हमारा ऊपर हम पढ़े थे टॉपिक, उसी तरह हमारा जो है पॉलीथीन भी, हमारा प्लास्टिक जैसे है वैसे पॉलीथीन भी हमारा क्या है, बहुलीकरण है। और पॉलीथीन हमारा विद्युत का कुचालक है और जल प्रतिरोधी है, जल को रोक सकता है, पॉलीथीन जल को रोकता है। इसका उपयोग जो है पैकिंग सामग्री में, पॉलीथीन का ज़्यादातर तो ऐसा नहीं कि एकदम जल को रोकेंगे, हाँ जल को उसमें भर के ले जा सकते हैं थोड़ा मोड़ा, या उसमें कर सकते हैं। प्लास्टिक में है कि प्लास्टिक थोड़ा मोड़ा ताकत से रोक सकता है, या प्लास्टिक में हम पानी रखते हैं, आप देखे होंगे। और पॉलीथीन में है कि थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखिएगा, पॉलीथीन ज़्यादा मजबूत नहीं होता, थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग अगर पॉलीथीन का हम तो पैकिंग में करते हैं, ट्यूब में करते हैं, शीशिया में करते हैं, शीशिया में करते हैं, तारों के आवरण आदि के निर्माण में किया जाता है। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किससे निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बेकेलाइट में। किसमें, बेकेलाइट में, ठीक है, बेकेलाइट में। अब बेकेलाइट में है तो सुनिए, वर्ष 1907 में क्या है, वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने जो है फिनॉल, क्या है,
फिनॉल और क्या करते हैं, फॉर्मिल हाइड की अभिक्रिया के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। तो वर्ष 1907 की अगर बात करें तो 1907 में जो है लियो बैकलैंड थे, एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जो कि फिनॉल का और फॉर्मिल हाइड का प्रयोग किए थे। इन दोनों को अभिक्रिया किए थे, इन दोनों को मिलाकर जो किए थे, इसी के द्वारा करके बेकेलाइट का निर्माण किए थे। कौन? बैकलैंड जी, याद रखना है। कब किए थे? 1907 में। यह एक क्या है? आरंभिक प्लास्टिक है। ये शुरुआती प्लास्टिक माना जाता है बेकेलाइट। इसकी अगर बेकेलाइट का रासायनिक नाम पूछते तो आप बताना है, आपको मतलब बताना है कि रासायनिक नाम क्या है। तो पॉली तो होगा ही, बहुलक है, पॉली ऑक्सी बेंजाइल है। तो ये तो एक साथ होगा, और भी इसी के साथ जुड़ते चल जाना है। पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथिलीन, मिथिलीन है, उसके साथ इसमें भी ऐड करते चलिए ग्लाइकोल। तो पॉली ऑक्सीन बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड है। क्या है? एनहाइड्राइड है। पूरा नाम सुन लीजिए फिर से, पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड है। क्लियर हो गए? किसका है रासायनिक नाम? बेकेलाइट का। 9वां प्रश्न की हम बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक, क्या है? एकलक का बहुलक है। एकलक का बहुलक है। निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो हम बताएंगे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का है। तो टेफ्लॉन का तो आप जानते हैं, टेट्रा फ्लोर एलिथीन है। अब इसके बारे में चलिए हम पढ़े थे, इसका पूरा हम जानते हैं, टेफ्लॉन के बारे में जानते हैं भाई, ये कृत्रिम रूप से है। तो टेफ्लॉन को एक पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन भी कहते हैं, जो कि हम पढ़े थे, जिसे पी से पॉली, टी से टेट्रा और एफ से फ्लोरो और ई से एथिलीन। याद है ना, PTFE। यह एक क्या है? संश्लेषित बहुलक है। उपयोग जो है बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। न चिपकने वाली सतह का प्रयोग करते हैं, न चिपके भाई, उसके लिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर है, पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर नहीं है, अब पॉलीमर नहीं है वो हमारा कैप्रोलैक्टम नहीं है। नहीं तो पॉली लगा हुआ है तो पॉली तो होगा ही, टेफ्लॉन होगा, नायलॉन, ये सब जो है आपका पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुलक है। पॉलीमर है भाई, बहुलक है, तो पॉलीमर हो गया। पॉलीमर ऐसे याद रखिएगा। तो कैप्रोलैक्टम एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है, ना कि आपका पॉलीमर है ना। तो इसका सूत्र पूछेगा तो CH2 बता दीजिएगा। CH ब्रैकेट में, CH2 ब्रैकेट में करके 5 कर दीजिएगा और CONH कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्रेपोलैक्टम का सूत्र हो जाएगा। तो क्रेपोलैक्टम में CH2 5 CO ब्रैकेट में करके NH। तो ये सूत्र आपको सुन लिए होंगे तो याद आ जाएगा। अगर बात करें कि यह जो है नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह एक क्या है? मोनोमर है। मोनोमर आप ऊपर पढ़े थे। मोनोमर मतलब सरल अणुओं का एग्जाम्पल है, मोनोमर है क्रेपोलैक्टम। और इसी के मदद से ये क्रेपोलैक्टम जो है कच्चा माल है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसके लिए? नायलॉन के लिए। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? चमकीला बनाने के लिए किया जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ZNO का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सुन लीजिए, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड ZNO का जो है प्रयोग करते हैं, ZNO का प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड एक जो है अकार्बनिक यौगिक है। मतलब जिंक ऑक्साइड क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। और जिंक ऑक्साइड का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बर्तनों को चमकाने के लिए करते हैं, चमकीला बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए, जो जिंक और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो जिंक ऑक्साइड में आपको Zn है और O है, तो O से ऑक्सीजन और जिंक दोनों मिलकर बना होता है जिंक ऑक्साइड। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो ZNO है। हम जानते हैं ZNO, अभी इतना पढ़ते आ रहे हैं तो ZNO है।
अब इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को चमकीला बनाने में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य रसायन इस प्रकार हैं। मतलब चमकीला बनाने वाला जो है जिंक ऑक्साइड, जो हम जानते हैं बर्तनों को चमकीला बनाता है, लेकिन और कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो कि चमकीला बनाने के लिए उपयोग हम लोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग मतलब उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अन्य रसायन भी है, और रसायन है, कौन कौन रसायन है जिंक ऑक्साइड को छोड़कर? तो हम जानते हैं सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, वेरियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, और सोडियम ऑक्साइड याद रखिएगा, वेरियम ऑक्साइड याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि जो हैं ये क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को मतलब कोई भी अन्य वस्तु को चमकीला बना सकते हैं। तो ये सोडियम ऑक्साइड क्या है, वस्तु को चमकीला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेरियम ऑक्साइड का भी जिसमें ऑक्साइड लग गया है, डाइऑक्साइड लग जाए चाहे ऑक्साइड लग जाए, मतलब डाइऑक्साइड जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है, लेकिन ऑक्साइड तो अंत में है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब में लग जाए तो समझिए वो किसी भी वस्तु को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। ये याद करने के लिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। 12वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो सुनिए, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम पदार्थ नहीं है मतलब टेफ्लॉन तो हमारा कृत्रिम है, संश्लेषित है। अब बताइए कौन सा नहीं है? तो हमारा फाइब्रोइन, ब्रोइन जो है ये हमारा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, लेकिन नियोप्रीन, लेक्सान ये सब जो है हमारा कृत्रिम पदार्थ है। टेफ्लॉन तो हम जानते ही हैं, पढ़े हैं बहुत बार। अब आगे बात करते हैं तो देखिए ये क्या है, तो ये हमारा प्राकृतिक पदार्थ है। कौन? फाइब्रोइन जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो एक अविलीय प्रोटीन होता है, एक तरह से अविलीय जो घुल नहीं सकता, वैसा ये प्रोटीन होता है। कौन? फाइब्रोइन, ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, तथा यह रेशम तंतुओं के प्रमुख घटक होते हैं। तो ये रेशम तंतुओं के प्रमुख घटक माने जाते हैं। 13 प्रश्न को बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा, 13वां प्रश्न सुनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, कौन सा ऑप्शन के हिसाब से बताइए? तो PVC को, मतलब PVC मतलब होता है P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड, है ना। तो अब इसके बारे में चलिए भाई ऐसा क्यों बोल दिया ये, तो सुनिए PVC जो है एक जो है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक बोलिए, आप पढ़े हैं 3 रूप में बोला जाता है, कौन-कौन कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि हम ऊपर ही पढ़ाए हैं इस क्वेश्चन को। तो PVC एक थर्मोप्लास्टिक है। जैव निम्नीकृत बहुलक जो है होते हैं, ठीक है, जिनका विखंडन जो है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक रूप से किया जाता है। तो समय के साथ जो है नेचुरल रूप से हमको इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। सेलुलोज हो गए आपके, स्टार्च हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब जो है जैव निम्नीकृत बहुलक है। अब आपको बार बार लग रहा होगा निम्नीकृत क्या है, जैव निम्नीकृत क्या है, तो हम चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम एक्स्ट्रा दे देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ये, तो इसके बारे में मैंने बोला। तो जैव निम्नीकृत जो होता है, आगे तो जैव निम्नीकृत का मतलब समझ जाइए बायो डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब ये है क्या, तो एक बात जान लीजिए, ये ऐसा है कि 2 रूप में होता है, जैव निम्नीकृत, जैव अनिम्नीकरण है। तो समझ जाइए कि प्लास्टिक, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक जो है अपघटित नहीं हो सकता, तो ये हम जान गए, ये आ गया। और जैव निम्नीकरण में जैसे सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गए, तो ये क्या है, ये जो है विघटित हो सकता है ना, पुनर्चक्रण में मदद कर सकता है, ये सब ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। निम्नीकृत बहुलक है मतलब पुनर्चक्रण में मदद कर सकते हैं, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, प्रोटीन हो गए, यही बस ध्यान रखना होगा आपको। कोई दिक्कत और जानना है तो एक बात जान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो रहा है, और प्राकृतिक प्रक्रिया में अगर मान लीजिए सूक्ष्म जीव है, या बैक्टीरिया कहिए, कवक कहिए, शैवाल कहिए, वो कार्बनिक विघटित हो रहा है, और कार्बनिक विघटित होकर अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो हम उसे जैव निम्नीकरण भी कहेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोनों ढंग में मैंने बता दिया। तो जैव निम्नीकृत स्पष्ट है, यही जान लीजिए कि ये पुनर्चक्रण के अंतर्गत हम डाल सकते हैं इसे। 14 प्रश्न क्या है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए
उसमें क्या मिलाया जाता है, तो हम बताते हैं सल्फ़र मिलाया जाता है। रबड़ का अगर हमको बनाना है, उसमें थोड़ा-सा कठोर है, लचीला बनाना है, तो उसमें मतलब देखिए रबड़ तो एकदम लचीला होगा, तो उसे थोड़ा-सा कठोर बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। यही बात है। तो चलिए इसका डिटेल जानते हैं। कच्चा रबड़ कठोर और लचीला ठोस होता है। तो कच्चा रबड़ जो है क्या होता है? कच्चा रबड़ कठोर और लचीला ठोस होता है। तापमान बढ़ने के साथ यह मुलायम और चिपचिपा हो जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो रबड़ जो है मुलायम और चिपचिपा हो जाता है। चार्ल्स गुडईयर ने प्राकृतिक रबड़ के गुणों को संशोधित करने के लिए वर्ष 1893 में वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी। क्या की थी? वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबड़ में उच्च लचीलापन, तन्यता शक्ति और घर्षण प्रतिरोध प्रदान करने के लिए सल्फर की सही मात्रा में संयोजन करना। 15वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नियोप्रीन है। नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, नियोप्रीन जो है नहीं आता है। अब नियोप्रीन नहीं आता है तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसे अपने मूल्य गुणों को खोए बिना बार-बार पिघलाया और नया आकार दिया जाता है। तो बार-बार पिघलाया और नया आकार दिया जाता है। पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक के क्या हैं? उदाहरण हैं। जबकि नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित संश्लेषित रबड़ है। क्या है? पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित संश्लेषित रबड़ है। इसका उपयोग जो है पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? नियोप्रीन का प्रयोग। नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन का जो है क्या है? पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित संश्लेषित रबड़ है, कृत्रिम रबड़ है, ये जान लीजिए। और ये जो है इसका प्रयोग हम जो है रबड़ आप देख रहे हैं नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन, ये पाइप और बेल्ट बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 16वां प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये है पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, यही उत्पन्न होता है, प्लास्टिक उत्पन्न होता है। प्लास्टिक एक कृत्रिम बहुलक है, ये हम जानते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर उसमें या उससे पॉलीथीन एथिलीन गैस निकलती है, ये हम जानते हैं, जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। ना जान लीजिए कि पॉजिटिव रहिए और हमेशा नेगेटिव न रहें। नेगेटिव तो हर क्षेत्र में आएगा, पैसे के रूप में आएगा, फैमिली के रूप में आएगा। हो सकता है आपका फैमिली प्रेम ज़्यादा भी होना ये आपके लिए नेगेटिविटी हो सकती है। तो दोनों मध्यम मार्ग अपनाइए और आगे बढ़िए और जीवन को बढ़ाते रहिए, जॉब को क्रैक करते रहिए। जॉब होगा बस मध्यम मार्ग अपनाइए, न ज़्यादा खुश न ज़्यादा दुखी, मध्यम अपनाइए। मुस्कुराहट चेहरे पर रखिए और आगे की ओर बढ़िए। और मेरा ये कहना है, आप खुश हैं तभी दुनिया खुश हो सकती है, आप नहीं खुश हैं तो कोई दुनिया खुश नहीं कर सकती। तो स्वयं को जगाइए, स्वयं को समझिए और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अकेला शांत जगह पे जाइए और मन को ईश्वर से जोड़िए, जो आपके ईश्वर हैं, जिनको आप मानते हैं। ये नहीं कि हर अलग-अलग क्षेत्र के अपने-अपने ईश्वर होते हैं, जिनका चलिए इतना तो भावना को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।